गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग अनूप कुमार, खुशबू पाल, तेजभान, आदित्य, राहुल और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, अमरदीप, एलेक्स, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। मनीषा, मिनीश, प्रवीण, विशाल कुमार, रवि, गीता, संदीप, सचिन, काजल, यशवी सिंह, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, शिवांगी साहू, स्वाति पाल, ममता, अमन, अंशु, तसीम खान, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग है, गुडी गुडी मॉर्निंग है बेटा जी। आ जाओ, कैसे हो, सब बढ़िया हो, आनंदित हो। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, मेरी सभी प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़िया एकदम मस्त होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आज ये जो क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद संसद से रिलेटेड एक वर्कशीट दूंगी 20-25 क्वेश्चंस की, ठीक है, उनको भी अच्छे से करना, नीचे आंसर्स भी रहेंगे, ठीक बिट्टू। आ जाओ, तो रिवीजन अच्छे से कर लेना, पूरा जो टॉपिक है संसद क्या है क्या नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो भी बातें पढ़ी कल हमने जहां तक पढ़ा था वो मैंने आपको समझाया था कि हमने आर्टिकल 100 तक पढ़ा था, कोरम गणपूर्ति तक पढ़ा था कि भैया देखो संसद की बैठक चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो तब तक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा का सभापति बोले तो चेयरपर्सन जिसे आप उपराष्ट्रपति भी कहते हो, जब तक कि उस सदन के अंदर जो टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/10 वहां उस दिन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अब समझेंगे धन विधेयक यानी कि मनी बिल के बारे में समझेंगे। मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है। मनी बिल किस में आता है? आर्टिकल 110 में आता है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता भी दिया था 101 से 104 तक सांसदों को क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में बात है। 105 और 106 बात करता है किससे रिलेटेड, आपके संसदों को यानी एमपीज को जो विशेष अधिकार प्रिविलेजेस मिलते हैं, पावर्स मिलती हैं, उसके बारे में। 107 से लेकर 111 तक आपका कानून कैसे बनता है उसके बारे में बात है। तो यहां हम बात करेंगे 110। अब देखो भैया बेटा, सरकार को ना पैसा निकालना है, धन विधेयक, धन विधेयक मनी बिल। अब सरकार लेके आती है बजट। बजट जब सरकार लेकर आती है तो उसके बाद बजट में सरकार कहती है ये घोषणा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इतना पैसा देंगे, प्रधानमंत्री ये योजना, महिला सशक्तिकरण योजना इतना पैसा देंगे, सारे बातें करती है सरकार। ये पैसा आएगा कहां से? ये जो सरकार कहती है हम महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, ठीक है, SC ST के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये पैसा आ कहां से रहा है? कोई तो दे रहा होगा। तो बेटा ऐसा समझ लो कि आपके घर की एक गुल्लक है, आपके घर की एक गुल्लक है जिसमें आपके मम्मी पापा क्या करते थे, पापा की जो सैलरी आती थी, मम्मी की जो सैलरी आती थी, उस सैलरी में से पूरा जो भी मामला होता था आपके घर के खर्चे काटने के बाद में वो पैसा जमा करते रहते थे। उस गुल्लक को आप कहोगे संचित निधि। क्या कहोगे? संचित निधि। क्या कहोगे? संचित निधि, जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड बोलते हो। क्या कहते हो? कंसोलिडेटेड फंड बोलते हो, संचित निधि, ठीक है। संचित करना यानी स्टोर करके रखना। तो आप ये समझ लो सरकार जो है, देश का पैसा कहां जमा रहता है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड में जमा रहता है। तो उसमें से जब पैसा निकालना है, पैसा क्यों निकालना है बेटा? पैसा क्यों निकालना होता है? क्योंकि पैसा निकालना होता है, सैलरी देनी है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सांसदों को देनी है, ठीक है, उसके अलावा देश के लिए बहुत सारे विकास के काम करने हैं, तो उसी में से पैसा निकलेगा, उसी कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकलेगा। अब ये जो पैसा निकलेगा ये किस बिल के अंदर आता है? तो आप कहोगे मनी बिल के अंदर आता है, धन विधेयक के अंदर आता है। और क्या क्या आता है धन विधेयक के अंदर, मनी बिल के अंदर? तो एक चीज याद रखना, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन कौन से बिल मनी बिल माने जाएंगे। यह हमने पहले भी समझा था, कल भी समझा था, परसों भी समझा था कि कौन कौन से बिल मनी बिल माने जाएंगे। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो देखो, कराधान के संबंध में कटौती यानी टैक्स में अगर सरकार
कटौती कर रही है। पहले ज्यादा टैक्स था, 10% था, अब सरकार उसे 5% कर रही है, छूट दे रही है, या नए टैक्स लोगों के ऊपर क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है, आरोपित कर रही है। यानी सरकार कराधान यानी टैक्स में, किसी टैक्स में छूट दे रही है, कटौती कर रही है, या लोगों के ऊपर नए टैक्स डाल रही है। और ऐसे में उसे संचित निधि से, संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बिल को जो लोकसभा में लाया जाएगा, कहां लाया जाएगा, केवल लोकसभा में, आप मनी बिल कहते हो। सिंपल शब्दों में आर्टिकल 110 कहता है कि सरकार अगर कोई नया टैक्स लगा रही है, या किसी टैक्स में छूट दे रही है, या किसी टैक्स में कटौती कर रही है, या जो देश का कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उससे पैसा निकाल रही है, या उससे पैसा खर्च करने का अनाउंसमेंट कर रही है उस संचित निधि से, जिससे आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका असर उस कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पे पड़ेगा, तो आप उसे धन विधेयक कहते हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा की ढेले भर की औकात नहीं है कि वो कुछ बोल भी जाए। किस पर, किस पर, आपके इस पर, मनी बिल पर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, लोकसभा पावरफुल क्यों है मनी बिल के मामले में? हमने डायरेक्टली किसको चुना, लोकसभा के मेंबर्स को या राज्यसभा के मेंबर्स को? लोकसभा के मेंबर्स को। अब जब हमने डायरेक्टली उन्हें चुना, तो हमारी प्रॉब्लम्स के लिए डायरेक्टली आंसर कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य ही करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों से आपका कौन सा इंटरेक्शन होता है? वो तो वोट मांगने, मैडम, दीदी, भैया, माताजी, बाबूजी, वो तो नहीं करते आते। कौन आता है ऐसे ऐसे यूं करता हुआ? वो आते हैं लोकसभा के एमपीज। जब इलेक्शन आते हैं तो वो जो खड़े होते हैं वो सामने आते हैं आम जनता के। तो जब आम जनता के सामने आपने ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे, तो आम जनता फिर आपकी गर्दन पकड़ के फपेड़ेगी आपको जब आप काम नहीं करोगे। तो जब गर्दन पकड़ के फपेड़ेगी तो पिटते भी तो कौन है? लोकसभा के एमपीज पिटते हैं, राज्यसभा के तो नहीं पिटते। तो ऐसे में भैया, जब आम जनता का काम करने के लिए पैसा निकालने की जरूरत है, तो वो पावर किसके पास होनी चाहिए? लोकसभा के पास होनी चाहिए। इतना समझ में आया? सुनो, ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। दूसरी बात, लोकसभा में ही लाया जाता है कौन सा? मनी बिल। लेकिन लोकसभा में लाने से पहले भी इस पे राष्ट्रपति जी की पहले से ही सहमति ले ली जाती है कि भैया जी हम ला रहे हैं। राष्ट्रपति जी कह देते हैं बिल्कुल लाओ, देश की तरक्की करने के लिए पैसा तो निकालना पड़ेगा, ले आओ। ठीक, अच्छा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। अब राष्ट्रपति जी की पहले से सहमति ले रखी है, तो राष्ट्रपति जी इस बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं। ये याद रखना, मार पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब में, वापस नहीं भेज सकते हो, और न ही इस पे ज्वाइंट सेशन बुला सकते हो। न तो आप वापस भेज सकते हो, न ही ज्वाइंट सेशन बुला सकते हो। तो आप या तो उसे रिजेक्ट करोगे या उसे एक्सेप्ट करोगे एज अ प्रेसिडेंट। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ठीक है साहब, अभी एक शॉर्ट में ट्रिक में समझा दूंगी, अभी एक टेबल सी बनवाऊंगी। लोकसभा से पास हो जाएगा तो 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को भी ये बिल पास करना पड़ेगा। आप कहो राज्यसभा मना कर देगी, नहीं नहीं ज्यादा पैसा निकाल रही है सरकार, तो राज्यसभा की कोई औकात नहीं है। राज्यसभा कहे नहीं, ये मनी बिल में ये चेंजेस करो। लोकसभा कह देती है चल बे, तेरी इतनी औकात नहीं, हटा। और फिर वो केवल और केवल राज्यसभा उसे 14 डेज तक रोक सकती है। कब तक? 14 दिन तक। 15वें दिन ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो राज्यसभा को ये 14 दिन के अंदर अंदर पास करना होगा। नहीं करती है तो 15वें दिन यानी 14वें दिन के बाद ऑटोमेटिकली राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, क्योंकि पैसा निकालना है। राजनीति के चक्कर में फंस जाएगा पैसा तो देश के लिए काम कैसे करेगा? ठीक है ना? आ रही बात समझ में? राज्यसभा के पास इतनी वैल्यू है ही नहीं कि वो इस बिल में कोई चेंज करे, कोई चेंज करे। रिक्वेस्ट कर सकती है, मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है, मानती भी नहीं है लोकसभा। राष्ट्रपति इसे या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन न तो इसको दोबारा थिंकिंग के लिए, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते, और नहीं इस पे ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। डन। अब देखो, बनाओ एक ऐसे धन विधेयक। ठीक है, देखो किसकी क्या, यहां लिखो लोकसभा,
यहां लिखो राज्यसभा और यहां लिखो राष्ट्रपति। यहां क्या लिखो? राष्ट्रपति भैया लिखो। ठीक है, अब देखो कि यहां सबसे पहले लिख दो धन विधेयक, मनी बिल लिखो, और मनी बिल में क्या लिखो? आर्टिकल लिखो। मनी बिल का आर्टिकल 110 लोकसभा में लाया जाए, लिखो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस, लोकसभा में ही लाया जा सकता है और कहीं नहीं लाया जाएगा, लाया जा सकता है, लाया जाएगा केवल। ठीक है, लोकसभा से पास हुआ तो कहां जाएगा? राज्यसभा, और राज्यसभा या तो पास करेगी, ठीक है, या फिर 14 दिन तक के लिए, या फिर कितने दिन तक के लिए? 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, 14 डेज के लिए रोक सकती है। 15वें दिन अपने आप पास, 15वें दिन बेटा जी अपने आप पास। ठीक, यहां से पास होके गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति या तो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, या करेंगे रिजेक्ट। क्या नहीं कर सकते? संयुक्त सेशन नहीं कर सकते, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते, और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस लगा देना। आ रही बात समझ में? ये इतनी ही वैल्यू है, ये इतनी ही वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बेटा क्या अभी राष्ट्रपति खत्म हो गया, तुम अभी भी राष्ट्रपति पे अटके हो? राष्ट्रपति मेडिकल लीव पर गया है, क्या उसे पद वेतन नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेडिकल लीव पे गया है भाई, मेडिकल लीव पे गया है, तो जो अलाउंसेस हैं वो भी मिलेगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है, उसको अलाउंसेस मिलते हैं, राष्ट्रपति के पद पे होने की सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जितने समय के लिए ऐसे मेडिकल लीव लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिए, ठीक है, तो उधर राष्ट्रपति जी को मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे, इधर जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसे भी अपना राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलेगा और सारी चीजें सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ जाओ, इतना समझ में आया अच्छे तरीके से, ये जरूरी था। अब समझो वित्त विधेयक यानी आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल। अब दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है ना? हाँ, दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों में क्या अंतर है बहुत ध्यान से समझना है। जितने भी बिल होते हैं, जितने भी फाइनेंस बिल होते हैं, वो सारे के सारे फाइनेंस बिल जो हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी धन विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, वो फाइनेंस बिल भी होते हैं। अंतर समझिए। देखो, वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल 110 में जितने भी मामले लिखे हैं वो तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा और चीजें भी होंगी। जैसे सरकार का उधार, लिख लें यहां पे क्या क्या होगा। सरकार का उधार, सरकार के ऊपर कोई उधार हो रखा है, उस उधार को चुकाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, उस उधार को चुकाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो किस में आएगा? वो आपका फाइनेंस बिल में आएगा। ठीक है ना? हाँ, सरकारी उधार। ठीक है, राजस्व व्यय, आप टैक्स में से क्या करना चाहते हो? पैसा खर्च करना चाहते हो, तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपके वित्त विधेयक में, नहीं वित्त विधेयक में, ना कि धन विधेयक में। सरकार के ऊपर उधार था, उस उधार को चुकाना है, तो ये मनी बिल में ना आके ये फाइनेंस बिल का हिस्सा रहेगा। तो 110 के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं वो तो सारे आते ही आते हैं, 117 के अंदर 2-4 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। ठीक, अच्छा, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन जितने भी आपके क्या, जितने भी आपका मनी बिल होते हैं वो वित्त विधेयक भी होते हैं। राष्ट्रपति जी इस पे अपनी स्वीकृति भी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, यानी मना भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। तो इसका मतलब वित्त विधेयक के ऊपर, फाइनेंस बिल के ऊपर राज्यसभा के पास भी अच्छी खासी पावर होती है। तो यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे समझने के लिए,
अब लिखेंगे समझने के लिए यहाँ पे वित्त विधेयक का मामला क्या है, यहीं पे अंडरलाइन करते करते चलो ताकि समझने में दिक्कत ना हो। फाइनेंस बिल, कौन सा? फाइनेंस बिल, जिसे आप कहते हो वित्त विधेयक, जिसे आप ऑलरेडी 117 के अंदर आर्टिकल में लेते हो। अब इसको आप लोकसभा में लेकर आते हो, ठीक है। वित्त विधेयक को आप कहाँ लेकर आते हो? हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वित्त विधेयक को आप लोकसभा में लेकर आए, ठीक है। लोकसभा में लेकर आए आप इसे, लोकसभा से पास, ठीक है। लोकसभा से जैसे ही पास हुआ ये कहाँ गया? राज्यसभा में। राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो याद रखना, राज्यसभा इसको लास्ट 75 मैक्स डेज के लिए रोक सकती है। मैक्स डेज 75 डेज में ये पास हो जाएगा यहां से, राज्यसभा से, ठीक है। उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति जी क्या क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, ठीक है। और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। कानून कैसे बन रहा है वो देखें आप। जब मनी बिल लाया गया तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा या तो पास कर दे या फिर अगर सजेशन भेजती है तो वो लोकसभा के ऊपर एक्सेप्ट करना। 14 दिन में ऑटोमेटिकली ये पास हो जाएगा राज्यसभा से। राष्ट्रपति जी इसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या मना करेंगे, लेकिन जनरली राष्ट्रपति जी इसे एक्सेप्ट ही करते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेसिडेंट से पहले ही स्वीकृति ले रखी है। संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाएंगे और लौटाएंगे भी नहीं इसको पुनर्विचार के लिए। फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक में क्या क्या आता है? वो सारे टॉपिक जो कि किसके अंदर आ रखे होते हैं, जो कि आपके मनी बिल में आ रखे होते हैं। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे सरकार ने उधारी ली है, वो उधारी चुकानी है, ठीक है ना, राजस्व टैक्स लिया है, वो सब किस में आते हैं? वो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल में आते हैं। लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा इसे केवल 75 डेज तक रोक सकती है और राष्ट्रपति जी इसे सब कुछ कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी, रिजेक्ट भी, ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं और साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं? इसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। अब बताओ, अब बताओ क्या कह रहे हो? किसी भी बिल को लोकसभा ही लेकर आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी बिल को केवल लोकसभा ही लाएगा। कोई भी बिल राज्यसभा में भी आ सकता है, लेकिन मनी बिल हुआ ये लोकसभा में ही आएगा, मनी बिल लोकसभा में ही आएगा। आ रही बात समझ में? ये बात विशेष तौर पर याद रखनी है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो मैंने लिखा दी, आपको दिखा दी थी कि कराधान में यानी टैक्सेशन में छूट, कटौती या किसी भी तरीके का टैक्स आप पे आरोपित करे सरकार, जिससे संचित निधि से पैसा निकाला जाए, उसे आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाए, तो उसके लिए जो आप बिल लेकर आएगी सरकार लोकसभा में, वो मनी बिल कहलाएगा। सिंपल सा सरल सा सिद्धांत है जिसे आपको कहना होगा। आर्टिकल 110 आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि आप पॉलिटी के स्टूडेंट नहीं हो खालिस कि आपको कहीं लिखना होगा। आपको सिर्फ इतना समझना होगा, मनी बिल आर्टिकल 110, आपका फाइनेंस बिल आर्टिकल 117। जितने भी फाइनेंस बिल हैं वो सब मनी बिल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी मनी बिल हैं वो सब फाइनेंस बिल भी होंगे। ये बात याद रखनी है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, और क्या क्या कह रहे हो? धन विधेयक को का अध्यक्ष कौन करता है? क्या कहना चाह रहा है? जब 75 डेज ही रोक सकते हैं, जॉइंट सेशन कैसे? अच्छा, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। 75 डेज में उसको पास करना होगा, मैक्सिमम 75 डेज में उसको पास करना होगा। नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको राज्यसभा से पास मान लिया जाता है, लेकिन राज्यसभा उसमें
अपना सिग्नेचर नहीं कर रही है, राज्यसभा के सांसद उसको पास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर दिया जाता है, ऐसे में राष्ट्रपति जी जॉइंट सेशन बुला लेते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति जी क्या कर लेते हैं, जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 75 डेज में उसको पास करना ही करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम 75 डेज में उसको पास करना ही करना है, लेकिन उससे पहले कोई डेडलॉक होता है तो उसको सही करने के लिए राष्ट्रपति जी जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, 45 डेज का मतलब है जब आप 14 दिन, राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन में उसको पास करना ही करना है। नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ठीक है, धन विधेयक का अध्यक्ष कौन होता है? धन विधेयक का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर ही होता है। लोकसभा में लाया गया, सरकार लेकर आएगी, क्योंकि उसको पैसा निकालना है, उसको पैसा निकालना है, मनी बिल, उसको पैसा निकालना है। तो सरकार कोई एक विधेयक लेके आई जिसको लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हाँ ये मनी बिल है, मनी बिल है, तो सारी पावर लोकसभा के पास में आ जाती है, उसको रोका नहीं जाएगा, फटाफट फटाफट पास किया जाएगा, क्योंकि सरकार को तुरंत पैसा चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखना। अब आ जाओ संविधान संशोधन आर्टिकल 368, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का मामला ध्यान से सुनेंगे, ये कंफ्यूजन मत रखना। जो एक बच्चा अभी बोल रहा था कि अगर दीदी 75 डेज में राज्यसभा से पास हो जाता है फाइनेंस बिल, तो जॉइंट सेशन कैसे रखा जाता है? मतलब मैक्सिमम 75 डेज तक ही रोक सकती है राज्यसभा उसे, और उससे पहले अगर कराना है तो जॉइंट सेशन करा लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मनी बिल में नहीं हो सकता, वहाँ जॉइंट सेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? आ जाओ, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इन्हें समझना होगा। आ जाओ, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने होते हैं, संविधान में बदलाव आए, समय समय पे चीज़ें बदली और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुधार हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक आर्टिकल है, वो हमेशा याद रखनी है, भाग 20 के अंदर है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मेरे साथ 2 से 3 बार बोलेंगे। आर्टिकल 368 किसमें चेंज करना? जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए कोई बिल लाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके से चेंज कर सकते हो, 3 तरीके से सुधार कर सकते हो, तीनों याद रखना, 3 तरीके से सुधार कर सकते हो। पहला, सामान्य बहुमत, आप लोकसभा में लेकर आए या राज्यसभा में लेकर आए, जो भी प्रपोजल था आप उसे लेकर आए, ठीक है, और वो लोकसभा से भी 50% +1 से प्रस्ताव वो पारित हो गया और राज्यसभा से भी हो गया, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से 50% +1 से क्या हो गया, ये प्रस्ताव पास हो गया और इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये नॉर्मली पास हो गया प्रस्ताव। ठीक है, तो इसे आप कहते हो साधारण बहुमत। क्या कहते हो? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से भी क्या हुआ, संविधान में चेंज हुआ। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से भी, सिंपल मेजॉरिटी से भी क्या हुआ, संविधान में चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा, किन किन चीज़ों को सिंपल मेजॉरिटी से चेंज करते हैं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जब पढ़े थे हमने, तो हमने समझा था, अच्छे तरीके से समझा था, जब किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य का नया बनाना है, ठीक है, उसके नाम में चेंज करना है, उसकी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति जी, गवर्नर, उपराष्ट्रपति और सांसदों के वेतन और भत्ते में चेंज करना है, नागरिकता का मुद्दा है, संघ शासित क्षेत्र में यानी यूनियन टेरिटरीज में चेंज करना है, तो ऐसे में आपको सिंपल मेजॉरिटी से भी काम बन जाएगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों से पास होना है। तो याद रखना किन किन चीज़ों को संविधान में चेंज तो आएगा भाई। संविधान में एक बात बताओ, जब मैं लिख रही हूं नए स्टेट्स का गठन, यानी नए स्टेट्स की फॉर्मेशन और उसमें नए स्टेट का प्रवेश, तो इसका मतलब बेटा मुझे ये चीज़ तो दिमाग में रखनी होगी ना कि अनुसूची 1 में जब मैंने लिखा हुआ है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी,
और अब मैं यूनियन टेरिटरी 8 की जगह 10 कर दूं, तो ऐसे में 8 की जगह जब मैं 10 यूनियन टेरिटरी कर रही हूं तो अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में चेंज होगा। तो संविधान में तो चेंज होगा ही होगा, कहीं लिखा हुआ जो है चीजें वहां बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही 50% प्लस 1 सदस्य अगर इसे पारित कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाता है। आपको इस पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। किन किन चीजों पे? आपको नए राज्य का प्रवेश कराना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्यों का नाम बदलना है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में संशोधन करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, सांसदों के वेतन और भत्ते में चेंज करना है। तो 50% प्लस 1 की मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से ये सारे काम हो सकते हैं, संविधान में संशोधन हो सकता है। दूसरे तरीके का संविधान में संशोधन होता है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है बेटा? स्पेशल मेजोरिटी है कि आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, डीपीएसपी में चेंज करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में बदलाव करना है, डीपीएसपी में बदलाव करना है, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज में बदलाव करना है। तो ऐसे में अब 50% प्लस 1 की मेजोरिटी से खेल नहीं होगा। अब क्या होगा? आपको दोनों सदनों के अंदर क्या करना होगा? उस दिन जब ये बिल लाया जाए तो उस दिन जितने भी लोग उपस्थित हों और वोट डालें, उन सदस्यों के 2/3 2/3 बहुमत से ही ये पास होगा। कितने से? 2/3 बहुमत से। मेरी बात ध्यान से समझना, किससे पास होगा? 2/3 बहुमत से ही ये पास होगा। फिर से समझो, आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, डीपीएसपी में चेंज करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज करना है, तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ये होगा लोकसभा में भी 2/3 उस दिन उपस्थित जितने थे और उन्होंने जिनमें से कितने उपस्थित में से मतदान जितने लोगों ने किया उसका 2/3 यानी हर 3 में से 2 अगर इस चीज के सपोर्ट में हैं लोकसभा में से, फिर सेम राज्यसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, यानी उस दिन जो प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे उसके 2/3 मेजोरिटी से ही ये प्रपोजल पास होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फाइनेंस बिल की कभी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ये कहा जाता है जितने भी मुद्दे धन विधेयक में आते हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा सरकार को जो टैक्स चुकाना है, सरकार का जो टैक्स सरकार के ऊपर भारित है, उस सब को आप क्या कह देते हो? फाइनेंस बिल कह देते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते, लेकिन मनी बिल के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो फाइनेंस बिल के अंदर होती हैं। भाई साधारण रोजमर्रा की चीजों के लिए भी सरकार को फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो फाइनेंस बिल है। ठीक है, आओ अच्छे तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, तीसरा जिसे बोलते हैं, तीसरे तरीके का चेंज होता है जब स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कम से कम आधे राज्य, कितने राज्य हैं भारत में इस समय? 28। तो 28 को आप 2 से डिवाइड करो, यानी कम से कम 14 राज्यों की विधानमंडल यानी विधानसभा की भी सहमति हो। यानी विशेष बहुमत, स्पेशल बहुमत प्लस लोकसभा और राज्यसभा से भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो, लेकिन साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर उनके से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से भी वो प्रपोजल पास हो, तो संविधान में चेंज होता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बदलना हो, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी बात में चेंज करना हो, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में बदलाव लाना हो। क्योंकि क्या है, जब देखो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची, यहाँ पे स्टेट भी प्रभावित होते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या बताया था मैंने आपको कि स्टेट के अलग टॉपिक हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टॉपिक पे काम करती है। तो अगर आप 7वीं अनुसूची में कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, स्टेट के किसी सब्जेक्ट पे आप
संसद कानून बनाना चाहती है और उसको टोटली वहां से हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेना चाहती है उस सब्जेक्ट को, तो ऐसे में आप उसमें परमानेंटली चेंज करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रभावित होंगी, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। इसलिए आपको विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, आधे राज्यों से भी समर्थन चाहिए। जैसे जीएसटी लागू हुआ था तो पूरे देश के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स का तरीका भी बदला था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बदला था, तो वहां स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या करना था, हाँ जीएसटी बिल, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए था। आ रही है बात समझ में? एक बात और समझ लें, राष्ट्रपति जी की संविधान संशोधन बिल पर क्या वैल्यू होती है। संविधान संशोधन बिल को प्रेसिडेंट साहब न तो अपने पास रख सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, और न ही संयुक्त बैठक होगी। न तो अपने पास रख सकते हो, न ही भेज सकते हो रीथिंकिंग के लिए, और न ही इस पे संयुक्त बैठक होगी, यानी प्रेसिडेंट साहब को इसे पास ही करना होगा। तो अब यहां पर ये तीसरा बिल लगा लो, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर क्या होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 368 आर्टिकल में क्या होता है। तो बेटा देखो, आप जानते हो एक तो लोकसभा से भी पास हो सकता है, राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का बिल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा में ले आओ पहले या राज्यसभा में ले आओ, ठीक है। लोकसभा से पास हो गया, देखो या तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, तो सिंपल मेजॉरिटी वाला तो कितने में पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी वाला तो 50% +1, और इसी तरीके से सेम तरीके से कहां से, राज्यसभा से भी, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी, तो स्पेशल मेजॉरिटी जैसे कि भैया आपके फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, बदलाव करना है, और साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपके जैसे डीपीएसपी में बदलाव करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में बदलाव करना है, तो ऐसे में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, उपस्थित और मतदान, यानी जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है, 2/3 सदस्य से ये प्रस्ताव पास होगा। सेम तरीका यहां पर भी है, राज्यसभा में भी है, इतना ही, तब चेंज होगा। फिर उसके बाद आया भाई ऐसी स्पेशल मेजॉरिटी, ऐसी चीज में चेंज कर रहे हो जिससे कि राज्यों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की पावर पे असर पड़ता है, यानी 7वीं अनुसूची के किसी सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो, राज्यसभा में किसी स्टेट की सीटों को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो राज्यों से भी मांगना पड़ेगा। पूरे देश के लिए एक नया टैक्स सिस्टम ला रहे हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्स सिस्टम को उनको साइड में करना पड़ेगा, तो वहां पे भी मानना पड़ेगा। तो ऐसे में यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस यानी यहां से तो ये पास होगा, प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल से भी पास, आधे राज्यों की विधानसभा से भी पास, ठीक है। ये दोनों जगह पे हो रहा है। अब राष्ट्रपति जी की वैल्यू क्या है, तीनों तरीके में उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। ना तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ना तो अस्वीकृति दे सकते हैं, न ही पुनर्विचार करा सकते हैं कि नहीं दोबारा देख लो, ना 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 कोई मतलब ही नहीं है, और न ही जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, ना ही जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल क्या राज्यों से शुरू हो सकता है, नहीं। लिखना, राज्यों की विधानमंडल से, राज्यों की विधानसभा में शुरू नहीं हो सकता। कहां से शुरू होगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। ये 3 बातें मैंने आपको बताई और ये तीनों बातें मैंने शॉर्ट में आपको यहां समझाई। अब पहले बताओ कोई दिक्कत है तब, वरना आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। अब पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले मैं देखूं तुम क्या कह रहे हो। हाँ, किसान आंदोलन हुआ था। अच्छा औलादों, तुम किसान आंदोलन कराओगी पहले। अच्छा रुक जाओ, कमेंट बड़े करूं तुम्हारे ताकि पढ़ने में आएंगे।
एक कह रही है औलाद लोकसभा का पहला सेशन कब शुरू हुआ था? अच्छा साहब, याद हो गया। नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। याद कैसे, ए पगलू अनीता, है याद कैसे करें आर्टिकल? कैसे तो कितनी बार तो मजे मजे में कर लेते हैं हम। धन विधेयक राज्यसभा में क्यों नहीं लाते? बेटा इसलिए नहीं लाते क्योंकि पैसा डायरेक्टली जनता की भलाई के लिए किसको लगाना है? लोकसभा को लगाना है। लोकसभा को पैसा उसको जनता के लिए यूज करना है। वो पैसे यूज करने का डायरेक्ट हक किसको है? लोकसभा को है, इसलिए लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। हाँ, विधानसभा में कभी संविधान संशोधन बिल नहीं आएगा। एक बार रिपीट करो मेजॉरिटी वाला पोर्शन, अभी करती हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, देखो एक चीज है, पीछे के डाउट सॉल्व नहीं होंगे तो आगे के कैसे? बेटा आपने उस समय पर हैंड टू हैंड पीछे के डाउट क्लियर करे होते क्लास देखते ही समय, तो चीजें समझ में आती हैं। अब ऐसे बीच में जब राष्ट्रपति वहां पढ़ा और आज बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी की, कैसे होगा? ठीक है, बार बार रिवीजन करो, चीजें समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रही बच्ची प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन से सॉल्व होती है। जब कोई दिक्कत हो वापस वहीं पहुंच जाओ, उसी आर्टिकल में पहुंच जाओ, उसी को समझो। ठीक है, अब देखो मेरी बात फिर से समझ लो, फिर से समझा देती हूँ। लो आओ, आ जाओ। और ये कहाँ जा रही है? देखो, जब बात आती है मनी बिल की, यानी धन विधेयक की, यानी कंसोलिडेटेड फंड, आपकी संचित निधि से पैसा निकालना है। संचित निधि बताई थी, देश का ऐसा एक भंडार गृह समझ लो जहां पे पैसा जमा होता है। टैक्स वैक्स जो आते हैं, आप और हम टैक्स देते हैं, मंदिरों से जो टैक्स आते हैं, हर तरीके की वो वहीं जमा होता है। तो संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना या कोई उस पर ऐसा व्यय आ रहा हो, तो उसके लिए जो बिल का प्रयोग किया जाता है उसे मनी बिल कहते हो। मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली आम जनता के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिन रोक सकती है। प्रेसिडेंट साहब की इससे पहले ही स्वीकृति ले ली जाती है, तो प्रेसिडेंट साहब न तो इसको रीथिंकिंग के लिए लौटा सकते हैं, नहीं ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। ये तो हुआ मनी बिल। फाइनेंस बिल 117 में आता है। फाइनेंस बिल किस में आता है? 117 के अंदर आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा नहीं है। फाइनेंस बिल में राज्यसभा को फिर भी पावर है, 75 डेज तक राज्यसभा को वो पास करना होगा। अगर लोकसभा को 75 डेज से पहले ही पास करवाना है उसे, तो ऐसे में वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो ज्वाइंट सेशन भी करा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। यहाँ राज्यसभा में भी पावर है और यहाँ प्रेसिडेंट साहब के पास भी पावर है। वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, ज्वाइंट सेशन भी करा सकते हैं फाइनेंस बिल पर। ठीक है, अच्छा फिर आती है कि संविधान में चेंज करना है। एक बिल, ऐसे भी आपके विधेयक लाए जाते हैं, ऐसे बिल भी होते हैं जो कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों में बदलाव आएगा। तो आर्टिकल 368 के तहत अगर ऐसी चीजें हैं जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी से ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, तो वो पास कर दिया जाता है 50% + 1 की मेजॉरिटी से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। ऐसे कौन से टॉपिक हैं कि किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नया राज्य बनाना हो, नई यूनियन टेरिटरी बनानी हो, सांसदों के वेतन और भत्तों में चेंज करना हो। फिर बात आती है कि कहीं आपको स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो। जैसे आपको फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में बदलाव करना है, आपको डीपीएसपी में कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उस बिल पर उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वालों की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। फिर ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा अगर आप कोई बिल लेकर आते हो जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर पर भी असर पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में उस बिल पर स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं,
उनके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी वो प्रपोजल पास होना चाहिए और 2/3 की मेजॉरिटी से भी लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए। कोई भी संविधान में चेंज करने वाला लॉ, विधेयक, बिल कभी भी किसी भी राज्य के अंदर शुरू नहीं होगा, वो लोकसभा या राज्यसभा में ही शुरू होगा। राष्ट्रपति जी की वैल्यू क्या है जब संविधान के अंदर चेंज करने वाला, अमेंडमेंट करने वाला बिल लाया जाए? राष्ट्रपति भैया की कोई खास वैल्यू नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो उसे मना नहीं कर सकते, वो उसे किसी भी हालत में रीथिंकिंग के लिए लौटा नहीं सकते और जॉइंट सेशन का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। अब बताओ, यदि किसी एक राज्य में अपना रूला बनाना है तो कहां से शुरू होगा? रूल बनाना है तो कहां से शुरू? देखो, राज्य अपने लिए कानून बनाना चाह रहा है तो वो उस राज्य की विधानसभा से ही शुरू होगा। कल क्या बताया था? योगी जी ने आते ही 2017 में रोमियो स्क्वाड शुरू किया था, तो कोई रूल बनाया, अपने ही राज्य की विधानसभा से बनेगा, उसका पूरे देश से क्या लेना देना? ठीक मैम, मनी बिल में विवाद मत हो तो क्या जॉइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो मैं बता रही हूं दीपक। मनी बिल में कितना भी रोना रो ले राज्यसभा, 14 दिन से ज्यादा रोकने की औकात नहीं है उसकी, और क्विकली पास हो रहा है। 14 दिन का टाइम क्यों रखा जा रहा है? कम समय क्यों दिया जा रहा है? फाइनेंस बिल की तरह 75 डेज मैक्सिमम क्यों नहीं दे रहे? कारण है जल्दी पैसा निकालना है, जल्दी योजनाएं शुरू करनी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाओ क्लियर, आ जाओ। अब कहानियां सुनो, जो मैं सुना रही हूं उन कहानियों को ध्यान से सुनना, ठीक? आ जाओ, एक सुनाती हूं कहानी, त्रिशंकु संसद। कौन सी कहानी सुनाऊंगी? त्रिशंकु, ये शब्द लिखना, त्रिशंकु, त्रिशंकु संसद, ठीक है? इसे त्रिशंकु ही कहते हैं, ठीक है? इसे क्या कहते हो? त्रिशंकु ही कहते हो। कई बार हैंग भी कह देते हो, हैंग पार्लियामेंट, हैंग पार्लियामेंट भी कह देते हो। त्रिशंकु कह लो या हैंग पार्लियामेंट। इसकी कहानी क्या है? त्रिशंकु का मतलब मिली जुली सरकार। कैसी सरकार? मिली जुली सरकार, यानी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो सबने मिलजुल कर सरकार बनाई। इसका नाम त्रिशंकु क्या है? त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए भारत के अंदर। उनका ये मन था कि मैं जीते जी कहाँ जाऊं? सीधे जीते जी किधर जाऊंगा? अपन जाएगा सीधे स्वर्गलोक। ठीक है साहब, मिले, ढूंढने लगे, कोई ऐसा मिले महाराज, ऐसे मिले कोई ऋषि मुनि जिनके वेदों में, जिनके मंत्रों में इतनी ताकत हो कि मुझे जीवित शरीर के साथ स्वर्गलोक भेज दें। तो उन्हें मिल गए कौन? वशिष्ठ मिल गए। कौन मिल गए? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेजेंगे तुमको, ऊपर भेजेंगे, तुम्हारा खाता बताओ कि तुमने, खाता में मतलब ये नहीं पैसा बताओ, कि तुमने कैसे काम किए कैसे नहीं किए। तो त्रिशंकु ने बताया कि भैया मतलब देख के वशिष्ठ को लगा कि मामला बढ़िया है इसका, ठीक है, इसको जीवित भेजा जा सकता है। ठीक साहब। उधर इधर से क्या हुआ? इधर से फिर वशिष्ठ साहब ने मंत्र करने शुरू किए, दे दनादन दे दनादन। ये त्रिशंकु महाराज उठ रहे हैं, दुम 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 उठ के भैया एकदम हाँ पहुंच रहे हैं। ऊपर से देवताओं ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कोई जीवित शरीर के साथ ही ऊपर आ जाएगा तो कैसे मामला चलेगा? ठीक है, ये कैसे मामला चलेगा? तो ऊपर से दिक्कत हुई। उन्होंने देवी देवताओं, इंद्र तो पहले ही डरपोक है, थोड़ा डर जाते हैं जल्दी, वो भागे भागे गए ऋषि मुनि मतलब देवी देवताओं के पास में, माता रानी के पास चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास चले गए। तो उन्होंने कहा कि देखो ऋषि वशिष्ठ के मंत्र, अब भगवान भगवान होते हैं, ठीक है, चाहते तो भगवान जी 2 मिनट में विष्णु जी ये कह देते अरे त्रिशंकु की मुंडी उड़ाओ और नीचे भेजो इसको, है ज्यादा उड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि वशिष्ठ गुरु जो हैं उनके वैदिक मंत्रों का अपमान न हो, उनकी विद्या का अपमान न हो, तो कहा गया ये ऐसे ही किसी विद्वान महान ऋषि मुनि के ही वैदिक मंत्रों से इन्हें नीचे उतरवाओ।
तो बात होने लगी भैया विश्वामित्र से। विश्वामित्र को कहा ये तो जीवन का चक्र गड़बड़ा जाएगा। अब इधर से वशिष्ठ जी मंत्र फूके तो त्रिशंकु ऊपर उठे, उधर से विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू कर दिया कि जिसके प्रभाव से त्रिशंकु ऊपर न जा पाए। इधर से ये वशिष्ठ जी के मंत्रों से ऊपर चल रहा है, इधर से इनके मिलीजुले प्रभावों से नीचे जा रहे हैं। तो कहते हैं त्रिशंकु महाराज ऊपर ही कहीं आसमान में लटके रह गए हैं। त्रिशंकु महाराज ऊपर ही कहीं आसमान में हैंग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ के वैदिक मंत्रों से ऊपर जाने का प्रयास था और विश्वामित्र जी के वैदिक मंत्रों से नीचे जाने का प्रयास था। तो दोनों की पावर्स का प्रयोग ऐसा हुआ कि वो लटके रह गए। तो इसको ही कहते हैं लटकी सरकार, त्रिशंकु सरकार, मिली जुली सरकार। अगर किसी गवर्नमेंट को, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसकी हालत भी यही हो जाती है, लटकी हुई सी। क्योंकि उसने अपनी कुर्सी के पायों को सुरक्षित रखने के लिए इससे भी सपोर्ट लिया है, उससे भी सपोर्ट लिया। अब वो भी अपना सपोर्ट कहता है, दो मंत्री हमारे भी बनेंगे वरना खींच लेंगे समर्थन। ये भी कहता है 5 मंत्री हमारे बनेंगे, हमारी बात मानो, खींच लेंगे समर्थन। तो ये जो मिली जुली सरकार या हैंग गवर्नमेंट होती है, इसकी वैल्यू इतनी बुरी होती है। और भारत में 1990 से पहले की सरकारें, हाँ 1990 भी नहीं कहूंगी, 1999 तक की सरकारें हैंग पार्लियामेंट मिली जुली सरकारें थी। इसीलिए आप देखोगे ज्यादा ढंग से वो क्या कहना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि मिली जुली सरकारों में क्या होता है, समर्थन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं शिवम क्या नहीं समझ में आया बेटा, आज मैम को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों गुड्डा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहूं मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे सपोर्ट करने लग जाओ कि हाँ हाँ यार बढ़िया टीचर है, बढ़िया मामला है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब लेकिन आप जो सपोर्ट कर रहे हो थोड़े दिनों बाद मुझे डराने लगो, गाड़ी में हम समर्थन वापस ले लेंगे कि करो बच्चों के लिए ये फ्री करो, वो फ्री करो, फलाना फ्री करो, डिकाना फ्री करो, हमारे 4 बच्चों को यूट्यूब पे बुलाओ और कहो कि ये हमारे से पढ़े थे, इनको वो दो, अवार्ड दो। तो इसका मतलब इतना प्रभाव हो जाएगा कि मैं अपने कोई खुले डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। तो एक तो ये हैंग पार्लियामेंट याद रखना। अब समझो निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, सेंसर मोशन, बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद काम करती है कि नहीं करती है? कोई ना कोई, मोदी जी को सुना होगा, ठीक है ना, नितिन गडकरी जी राजमार्ग यानी कि आपका नेशनल हाईवेज वगैरह बनाते हैं, बढ़िया आदमी है। राजनाथ सिंह जी के बारे में सुना है, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, ऐसे धोके आते हैं लोगों को बाहर, बहुत बढ़िया मामला है, ठीक है। अब आप ये देखो कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उनके मिनिस्टर, ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई नीति लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इस नीति के खिलाफ है, जैसे अभी एक बच्चे ने किसान बिल की बात करी, तो सरकार लेकर आई किसान बिल। अब उस नीति के खिलाफ है, किसान बिल के खिलाफ हैं लोग। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध ये प्रस्ताव कौन लेकर आता है, विपक्षी पार्टियां लेकर आती हैं। कौन लेकर आती है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेकर आती हैं। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सरकार का प्रस्ताव था, यानी ये जो सरकार की नीति है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसका आलोचना करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसे बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। कौन लेकर आएगा, किसको काम से दिक्कत होगी, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम से, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी को होगी। तो अपोजिशन पार्टी लेकर आती है निंदा प्रस्ताव, किसके खिलाफ लेकर आती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। कारण बताती है कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ इनके लिए निंदा प्रस्ताव लाए हैं, ठीक है। ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। सरकार इस प्रस्ताव की मतदान, इस प्रस्ताव, ये प्रपोजल लाया जाता है, इस पे वोटिंग भी होती है। वोटिंग की तिथि निश्चित करती है कि कितने लोग सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, ठीक है। ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को किसी को रिजाइन नहीं देना है, किसी को रिजाइन नहीं देना है। देखो निंदा प्रस्ताव सिर्फ सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट करना है। तो यहाँ नोट डाल के लिख देंगे, ठीक है, यहाँ नोट डाल के लिखेंगे सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना।
किस पर? सरकार यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर। सरकार पर क्या क्रिएट करना? प्रेशर। देखो तुम्हारी इस नीति के खिलाफ कितने लोग हैं, प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, फिर से समझो। निंदा प्रस्ताव क्या है? सरकार ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई प्रपोजल लेकर आई बेटा, उस प्रपोजल के खिलाफ हैं विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टी। तो उन्होंने कहा हम इस पॉलिसी की निंदा करते हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फलाना है ढिकाना है। अब ऐसे में क्या होगा, इस निंदा प्रस्ताव का प्रपोजल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। अब लोकसभा में जब लाया जाएगा तो इस पे वोटिंग भी होगी कि कितने लोग मान रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है, तो इस पे वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर वही 50% + 1 है ना, वोटिंग में अगर पता लग जाता है कि 50% से ज़्यादा लोग लोकसभा के अंदर ये मान रहे हैं कि सरकार की ये पॉलिसी गड़बड़ है या किसी एक नेता ने कोई गलत डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ हैं, तो ऐसे में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, सेंसर मोशन पास हो जाता है। तो क्या इससे उस मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा? नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा? नहीं। ये सिर्फ सरकार पर प्रेशर बनाना है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब 50% + 1 से ज्यादा लोकसभा के MP सरकार की पॉलिसी के खिलाफ हैं। और हमेशा याद रखो 50% + 1 से ज्यादा MP सरकार की हर पॉलिसी के फेवर में होने चाहिए हमेशा, तभी हम मानेंगे कि सरकार को क्या मिली हुई है, मेजॉरिटी, बहुमत मिला हुआ है। तो अगर ये निंदा प्रस्ताव पास हो गया, 50% + 1 लोग सरकार के या किसी मंत्री की किसी पॉलिसी के खिलाफ बोल गए, तो फिर अब ऐसे में सरकार को अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा लोकसभा में। मेरी बात समझना। हाँ हाँ बिल्कुल ललित, मिलीजुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार। ठीक है, अच्छा समर्थ कह रहे हैं मैम जब आप समझाती हो तो मैं अखियां बंद कर लेता हूं, इससे अच्छे से समझ में आता है। ओके, ये भी तरीका ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो मेरी बात समझना, बहुत शांति तरीके से समझना। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूं। अब देखो निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन क्या है, मैंने पढ़ाया, मेरे पढ़ाने का तरीका किसी को नहीं अच्छा लगा, बोले यार बकवास पढ़ा रही है, हर हुर हुर। ठीक है, अब तुम सब लोगों ने हमें समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, मेजॉरिटी दी है, तुम्हारे से तो निर्माण बैच चल रहा है बेटा, है ना गुड्डा? तो तुम्हारी पावर को कैसे, जनता की पावर को कैसे फुस कर दें हम? तो तुम्हारे समर्थन से मामला चल रहा है। अब तुम में से किसी, मतलब तुम में से, तुम्हें लगा कि इस पूरी टीम में ये बेकार है, ये मंत्री बेकार है, तो आप मेरी किसी पॉलिसी के खिलाफ या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ भी ला सकते हो। लेकिन विपक्षी पार्टी लाती है, तुम तो अपने ही बालक हो, अपने ही बच्चे हो। अपोजिशन पार्टी लेकर आई कि यार ये गार्गी मैम की पॉलिसी ना ठीक नहीं है। सपोज करो कोई ऐसे भी बच्चे हों जो 2-4 जो दूसरे किसी चैनल से बिलोंग करते हो और चाहते हो कि हमारा लेवल डाउन जाए, तो वो जो विपक्षी पार्टी वाले बालक हैं उन्हें लगा कि नहीं ये गुरु ये बीच में बैठ जाती है, इसकी पावर, इसकी एनर्जी कम दिख रही है, इसने पहली क्लासेस में जो एनर्जी दिखाई ये हमें ठग लिया। ठीक है तो ऐसे करके तुम क्या लेकर आओ, मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आओ, मेरी पॉलिसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आओ कि ये बैठ के भी पढ़ा रही है और ये टाइप भी करा रही है आजकल। ठीक है, तो तुम ये क्या लेके आए, निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। अब तुम निंदा प्रस्ताव लेकर आए बेटा, इस पे वोटिंग कराना तो जरूरी बनता है कि कितने और बच्चे भी ये मानते हैं। वोटिंग कराई गई, वोटिंग कराई गई, पता लगा कि 50% + 1। आवाज नहीं आ रही? कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? अरे मार लगाऊंगी बहुत ज्यादा, चल आवाज नहीं आ रही। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट में होते हैं। अब बताओ इसमें शिवानी में घूंसा मारने का मेरा मन करेगा कि नहीं करेगा? औलाद हैं। मैं 3-4 दिन हो गए संसद पढ़ते हुए, आर्टिकल 79 सबसे पहला कि संसद के अंग में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है। और देखो अंत में पगलेट औलादें कहती हैं, अंत में पगलेट औलादें कहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आती हैं। तुम क्लासेस ढंग से क्यों नहीं लेते हो, रेगुलर क्यों नहीं लेते हो? पिटाई लगाऊंगी घुस के। अब सुनो, तो अब वोट कराया,
वोट कराया तो पता पड़ा 50% प्लस 1 मालक भाई साहब इसी बात को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सब रिजाइन कर देंगे, नहीं, रिजाइन नहीं करेंगे। अब हमें विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी कॉन्फिडेंस मोशन साबित करना होगा, यानी हमें ये मुझे और मेरी पूरी टीम को 50% प्लस 1 की मेजोरिटी से ये साबित करना पड़ेगा कि 50% प्लस 1 स्टूडेंट हमारे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं। तो ये हुआ निंदा प्रस्ताव। समझ गए? निंदा प्रस्ताव के अगेंस्ट में मुझे अपनी वैल्यू, मेरी पूरी टीम को अपनी वैल्यू साबित करने के लिए कि हमारे पास आज भी सपोर्ट है, आज भी मेजोरिटी है, 50% प्लस 1 से काउंटर करना पड़ेगा तुम्हें। आ गए बस समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, हाँ, मतलब मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। ठीक, इससे ज्यादा मजेदार तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है पगलू। एक कह रहा है पॉलिटी बोरिंग सी लगती है, मुझे लगता है इससे ज्यादा आनंदित कोई सब्जेक्ट नहीं प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ता है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, निंदा प्रस्ताव लाया गया, किसी को, सरकार को रिजाइन नहीं करना पड़ा सिर्फ क्या करना पड़ा? कॉन्फिडेंस मोशन लाकर साबित करना पड़ा कि मेरे पास 50% प्लस 1% बच्चों का सपोर्ट है जो ये मानते हैं कि हम लोगों के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनके समझ में आता है। अब क्या आया? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी लोकसभा में लाया जाएगा। ये भी कौन लेकर आएगा? विपक्षी दल, बागड़ बिल्ले लोकसभा में लेकर आएंगे, मंत्री परिषद के खिलाफ, यानी प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लेकर आएंगे। और ये प्रपोजल अगर पास हो गया तो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब यह है कि हमें इस सरकार में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया तो अगर वो पास हो जाता है, निंदा प्रस्ताव तो सरकार की किसी भी पॉलिसी या किसी मंत्री की पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है, उसमें सरकार को त्यागपत्र नहीं देना है, चाहे बेशक वो पास हो जाए। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टी लाएगी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाएगी। यहां डिफरेंस क्या है? अगर ये पास हो गया, तो भैया प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके सारे बागड़ बिल्ले सब रिजाइन देकर जाएंगे। इसका मतलब उनमें कोई भरोसा नहीं करता। इसको कराएगा कैसे? जैसे ही ये प्रपोजल लाया जाएगा तो लोकसभा स्पीकर के सामने ये रखा जाएगा, कम से कम 50 सांसद एमपीस के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद लोकसभा स्पीकर इसको एक्सेप्ट करेगा और कहेगा कि ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर मैं इस पे वोटिंग कराऊंगा। ये जो कह रहे थे ना कि लोकसभा स्पीकर पक्षपाती हो सकता है, देखो अविश्वास प्रस्ताव में कहां पक्षपाती हो सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विपक्षी पार्टी लेकर आई, 50 सांसदों के सिग्नेचर करके लोकसभा स्पीकर के सामने रख दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा ठीक है, 10 दिन बाद इस तारीख में वोटिंग कराई जाएगी। अब वोटिंग कराई गई, 50% प्लस 1 लोगों ने ये साबित कर दिया, सांसदों ने, कि उन्हें इस सरकार में कोई विश्वास नहीं है, उन्हें नो कॉन्फिडेंस है, अविश्वास रखते हैं। तो ऐसे में पूरी सरकार गिर गई, पूरी मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं किसी आर्टिकल में लिखा है? नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा। एक सेशन में केवल एक बार ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। अगर पास नहीं हो पाया तो उस सेशन में दोबारा नहीं लाया जाएगा। अगर बजट सत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे तो अब आप उसे मॉनसून सेशन में या विंटर सेशन में लेकर आओगे, उससे अलग नहीं लेकर आओगे। ठीक ठीक, क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? अब समझ लो कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। मैंने आपको बताया निंदा प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव आया तो आपको सरकार को कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, 50% से ज्यादा लोग, सांसद लोकसभा के अंदर ये मानते हैं कि हमारे काम करने के तरीके ठीक है, तो सरकार बची रहेगी। ठीक है, ठीक आ रही बात समझ में? साबित करना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो भैया मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति के कहने पर कि भाई तुम्हें
अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास विश्वास है या नहीं है, बताना पड़ेगा कि 50% से ज्यादा एमपीज लोकसभा के अंदर आपकी सरकार के काम करने के तरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसके कहने पर? प्रेसिडेंट के कहने पर। यह प्रपोजल कौन लेकर आता है? लोकसभा के अंदर सरकार लेकर आती है। कहां लेकर आती है? लोकसभा में ही लाती है। क्या करने की कोशिश करती है? अपनी मेजॉरिटी साबित करने की कोशिश करती है। मेजॉरिटी यानी सिंपल मेजॉरिटी, 50% से ज्यादा लोग हमारी सरकार में आज भी भरोसा करते हैं। ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है, अगर ये पारित हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार बच जाती है, सरकार बच जाती है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता कि खुद लेकर आए आप ये कि भैया हम बता रहे हैं कि हमें कितना सपोर्ट है, आपने सपोर्ट दिखाने के लिए एक डेट डिसाइड करी कि उस दिन वोटिंग होगी, कहां? लोकसभा में, और 50% से ज्यादा सांसदों ने आपको सपोर्ट नहीं करा, तो उस दिन आपकी सरकार गिरेगी। और ऐसा अब तक कब कब हुआ है? वीपी सिंह की सरकार गिरी, एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिरी, और 1999 में मात्र 13 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। 13 दिन चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, और उसकी वीडियो देखना कभी यूट्यूब पे। मायावती जी 1 वोट से हारे थे, मायावती जी ने सपोर्ट नहीं करा था, मायावती जी ने बीजेपी की सरकार केंद्र में गिरा दी थी, क्योंकि यहां यूपी के अंदर मायावती की सरकार को सपोर्ट नहीं करा था बीजेपी ने। तो मायावती जी ने वहां 50% +1 में एक मेंबर की जरूरत थी, मायावती जी ने वोट नहीं दिया, सरकार गिर गई। बीजेपी की धड़ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे विश्वास प्रस्ताव साबित करना था कि 50% +1 सांसद हमें सपोर्ट करते हैं, नहीं कर पाए थे, सरकार गिरी। ठीक है, और मायावती जी ने सदन से बाहर निकलते ही, लोकसभा से, ये वीडियो क्लिप आप देख सकते हो यूट्यूब पे, कहीं पे भी मिल जाएगी, कि सदन से बाहर निकलते ही कह दिया था कि जो काम बीजेपी की सरकार ने यूपी में हमारे साथ किया वही हमने यहां कर दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, टिट फॉर टैट कर दिया। ठीक है, वीपी सिंह की सरकार गिरी थी 1990 में, एचडी देवेगौड़ा की 1997 में गिरी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999 में गिरी थी। सपोर्ट ही नहीं था। ये देख लो, ये वही समय बता रही हूं जब मिली जुली सरकारों का समय चलता था, और मिली जुली सरकारों का जब समय चलता है ना, तो वो विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। खुद अपनी ही पार्टी जो सपोर्ट कर रही होती वही अगेंस्ट में खड़ी हो जाती, फिर तुम्हारे सपोर्ट ही छिन जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रस्ताव और बताना, चलो कल बताएंगे धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद कल दूंगी मैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सिर्फ इतना ही। ठीक, क्लास अगर मैं ले पाने की स्थिति में हुई कल संडे में तो मैं शाम में इन्फॉर्म करूंगी, एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, कि कल क्लास ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा, बाय, ध्यान रखो अपना।